धुरंधर में किरदार है हाँ। जो आपकी किताब से भी निकल करके आया। हाँ। उसमें अतीक को बताया गया है पाकिस्तान के साथ एक कनेक्शन है, एक नोटों की खेप तैयार होती है, उत्तर प्रदेश में लाई जा रही है क्योंकि कुछ उन्हें बड़ा गेम मचाना है। उससे पहले ही उसको सल्टा दिया जाता है। 52 दिन की कहानी उमेश पाल की मौत से लेकर के अतीक तक के आपने लिखी। कितना कनेक्शन आप जोड़ पाते हैं इस धुरंधर 2 से उस किरदार का? आपने मुझसे सवाल पूछा कि जो अतीक अहमद है उसको उसमें दिखाया गया है, और जब 60,000 करोड़ की नकली करेंसी नेपाल के रास्ते आ रही है तो अतीक अहमद को सल्टा दिया गया। ये सवाल आज क्यों पूछा आपने मुझसे? रमा सोलंकी इतने सालों से जर्नलिज्म कर रही हैं, फील्ड पे जा रही हैं, अखबार रोज पढ़ती होंगी, अपना फोन रोज स्क्रॉल करती होंगी। ये सवाल धुरंधर के बाद क्यों हो रहा है कि वो आईएसआई एजेंट था कि नहीं था? क्या देश के किसी भी जर्नलिस्ट में ये कुव्वत नहीं थी कि वो खबर निकाल पाता कि अतीक के आईएसआई से संबंध है? क्या लश्कर तैयबा से उसके कोई रिश्ते हैं? क्या वो नकली नोटों का धंधा करता था? क्या वो हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान के थ्रू कराता था? ये कभी कोई रिपोर्ट आई क्यों नहीं? दूसरी बात, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट थी तो आपने भी कहीं से मास कॉम किया होगा, पहली बार इंटर्न बनी होंगी, फिर रिपोर्टिंग शुरू हुई होगी और तब ये करियर यहां तक पहुंचा होगा। तो आईएसआई ऐसा तो है नहीं कि एक आईएसआई से संपर्क के लिए कृपया 9 दबाएं। तो ऐसा तो नहीं है कि 9 दबाया और आईएसआई से संपर्क हो गया। आईएसआई से मनोज राजन त्रिपाठी अगर पाकिस्तान महीने में 4 बार 5 बार फोन करना शुरू करेंगे तो ये नहीं कि मैं कोई दोषी हूं, लेकिन मैं स्कैन पे हूं, बिल्कुल रेडार पर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक छोटा से छोटा स्लीपर सेल भी स्कैन पर रहता है और वो पकड़ लिया जाता है। ओके। 60s, लेट 60s में अतीक पैदा हुआ है, 75 में उसने पहला क्राइम किया है, 4 से 5 बार का वो एमएलए है और 1 बार का सांसद है। वो सांसद है जिसके एक वोट से परमाणु संधि के दौरान यूपीए की जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी वो बची। इसके बाद 2017 में भी वो चुनाव लड़ने के लिए उतरा। उमेश पाल की हत्या की 250 के आसपास मुकदमे हैं उसके ऊपर। इतने सालों में ये बात 2026 में ही क्यों आई कि वो आईएसआई का एजेंट था, कि वो लश्कर तैयबा से उसके रिश्ते थे, कि वो हथियारों की खेप सप्लाई करता था, कि वो नकली नोटों का धंधा भी करता था? इसलिए आई क्योंकि अभी तक किसी को मालूम नहीं था। एक अखबार की कतरन दिखाई जाती है कि हाँ इसमें ये ऐसा ऐसा था। तो मैं कहता हूं कि जिस दिन अतीक मारा गया है उसकी दोपहर की बात है, जब धूमनगंज की पुलिस, इलाहाबाद के धूमनगंज की पुलिस उमेश पाल मर्डर के वेपन रिकवरी के लिए उसको कसारी मसारी ले जाते हैं, जहां एक खंडहर में वो सारे वेपन थे। उसके बाद धूमनगंज में उसकी पूछताछ होती है और पूछताछ में वो ये बताता है कि मेरे संबंध आईएसआई से हैं, मेरे संबंध लश्कर तैयबा से हैं, मैं बस ये 2 बातें। हथियार हम वहां से मंगाते तो ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए आते थे। कसारी मसारी का पहला पन्ना पढ़ेंगे तो ड्रोन ही आ रहा है पाकिस्तान से। हाँ। और गुरदासपुर जो पंजाब का पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां गिरता है, वहां ड्रॉप होता है। हाँ। और उस स्पॉट पर खड़ा हुआ है इरफान खुर्जेवाला। हाँ। इरफान खुर्जेवाला देश का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर, स्मगलर। ये बात इतने सालों में, 75 का पहला क्राइम और 2026 में धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद आईएसआई का मसला इतने दिनों बाद क्यों आया? पहले क्यों नहीं आया? उसने राजू पाल सिटिंग एमएलए को 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर गोली मारी। बिल्कुल। जमीन के एक हिस्से को अपनी टाउनशिप की डिजाइन बिगाड़ने से बचाने के लिए मदरसे में पढ़ती 13 से 14 से 15 साल की बच्चियों के साथ उसके गैंग ने उसने एक गरीब महिला को उसकी जमीन हथियाने के लिए उसके पति और उसके बेटे को करंट लगा के जनरेटर से उसको मार डाला। उसने अपनी ही रिश्ते की एक बहन जिसका नाम अलकमा था, उस अलकमा की ऑनर किलिंग की।
उसने अशोक साहू नाम के एक आदमी को केवल गाड़ी बैक न करने पर मारकर फेंक दिया। उसने चांद बाबा जो अपना गुरु था उसको मार दी, उसको छाती पर पैर रखकर गोली मारी। उसने हम्मन और जग्गा जो उसके चेले थे उसकी लाशें उठा के कसारी मसारी के जंगल में फोन फेंक करके कोतवाल को फोन किया, ए दरोगा जी लाशें पड़ी हैं उठा ले जाओ। वो अतीक था। उस अतीक के बारे में किसी को नहीं पता चला कि वो आईएसआई का एजेंट था। 2026 में जब उससे माफ कीजिएगा 2023 में जब उससे पूछा गया तो उसने कबूल किया। क्या कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को आज तक पता ही नहीं था? क्या किसी भी रॉ को यह बात पता ही नहीं थी कि अरे यार इलाहाबाद में बैठा हुआ, खुद को इलाहाबाद के फूलपुर का जवाहरलाल नेहरू कहने वाला, खुद को अमिताभ बच्चन इलाहाबाद का कहने वाला अतीक अहमद आईएसआई का एजेंट था? किसी को नहीं पता था। एक छोटी सी घटना बताता हूं। बिहार में एक डीजीपी थे डीपी ओझा। डीपी ओझा ने शहाबुद्दीन के लिए एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि शहाबुद्दीन के आईएसआई से संबंध है। उन्होंने पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई और राबड़ी देवी चूंकि उस वक्त मुख्यमंत्री थी लिहाजा उनको दी। राबड़ी देवी ने वो रिपोर्ट कहां की छोड़ दीजिए, लेकिन डीजीपी डीपी ओझा हटा दिए गए। यहां पर एक बात आती है कि एक अफसर ने बनाई रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कूड़ेदान में ट्रैश कर दी गई। अतीक के लिए ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी आज तक? कोई भी नहीं। इसलिए अब आते हैं धुरंधर 2 पे। धुरंधर 2 में जब आप शुरू से देखना शुरू करेंगी तो आपको उनके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर्स के लोगो दिखाई देंगे। ब्रांड पार्टनर्स, मीडिया पार्टनर्स, ओटीटी, सैटेलाइट पार्टनर्स, म्यूजिक पार्टनर्स सब दिखाई देंगे। उसके बाद लगभग 70-80 सेकंड का एक डिस्क्लेमर आता है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है और दर्शकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इसके बाद तो कहानी खत्म हो जाती है। आज सारा मीडिया, आज सारे लोग इस बात पर बात कर रहे हैं कि वो आईएसआई एजेंट का एजेंट था एक धुरंधर फिल्म आने के बाद, जिसमें अतीक को आतिफ दिखाया गया, जिसमें नोटबंदी के दौरान नहरी नोटबंदी होने से ठीक पहले अतीक को 2016 में मार दिया। और वो उस इलियास से बात कर रहा था, पिक्चर में मेजर इकबाल से बात कर रहा था, जो 26/11 के हमले में कस्साब एंड कंपनी से लगातार सैटेलाइट फोन पर जुड़ा हुआ था। तो इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। यह है इस कहानी और उसके अतीक का सच। एक लंबी पत्रकारिता की दुनिया आपने देखी, बहुत उतार चढ़ाव देखे और आपने कुछ ऐसे मामले किए जहां मुख्यमंत्री को अपने मंत्री को रातों रात सीट से हटाना पड़ा जी। ये कसारी मसारी कैसे जहन में आ गया और आपने 52 दिन की कहानी क्यों लिखी? एक्चुअली हम लोग अतीक को जानते थे, विधानसभा आना जाना होता था, सपा कार्यालय आना जाना होता था, और इलाहाबाद तो राजू पाल का मर्डर भी कवर किया था। सुवेट्स कॉलेज में जब वीसी और वहां के प्रोफेसर्स को अतीक ने मारा था तब अतीक को मैंने फोन करके लाइव पे बैठा रहा था। दैट टाइम सुवित अवस्थी वाज एंकरिंग द शो। मैं लाइव पे खड़ा था और अतीक इलाहाबाद से लाइव पे था। एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। और अतीक से बातचीत होती थी। बातचीत कैसे होती थी? अरे लाइव पे आ जाइए, यही तो है। हम किसको लाइव पे नहीं बैठाते? आप भी रिपोर्टर हैं। उस अतीक को जानते थे। मैं भगवान शिव पर एक किताब लिख रहा था और वो किताब करीबन 100 पन्ने के आसपास पूरी हो चुकी थी। अचानक मैंने देखा अतीक के मर्डर का विजुअल। ठीक है, लाइव अतीक के मर्डर का जब विजुअल मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये विजुअल तो लाइव आ रहा है। हाँ, बिल्कुल लाइव। तो रमा ने कभी ऐसे कोई मर्डर को लाइव देखा है? क्या देश ने कभी देखा है सर? करेक्ट, मेरी अगली बात यही थी। हमने देखा कि आरुषि हत्याकांड में उनके पिता की जब पेशी हो रही थी डॉक्टर तलवार की, तो एक बंदे ने उन पर हमला किया। बिल्कुल। हमने कैमरे से कैप्चर किया, स्टूडियो लाए, टेप लगाया और डेफर्ड लाइव। ओके। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल को किसी ने तमाचा मारा, कभी स्याही फेंकी, कभी कुछ भी किया। हमने टेप किया, ओबी पे लगाया और देन डेफर्ड लाइव किया। ठीक है, ये केस लाइव था। तो मेरे जीवन का आई हैव स्टार्टेड ऑन फॉर टीवी 2003 और 4 लाइव पहली बार देखा। किसका देखा?
5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद और राक्षस का। हाँ मैं अतीक को राक्षस कहता हूं। हाँ बिल्कुल, उससे क्रूर कोई नहीं। मैं रावण मानता हूं उसको, यजीद मानता हूं उसको। क्योंकि अगर बच्चियों का बलात्कार, वो भी मदरसे में पढ़ती हुई बच्चियों का, तो मुसलमान थी वो, ना हिंदुओं का था ना मुसलमानों का था। ठीक है, खाल उतार लेता था। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही था वो। उस अतीक को मरते देखने के बाद दिमाग में एक चीज आई, ये दोनों भाई एक साथ हथकड़ी में क्यों बंधे हैं। हाँ। दूसरी बात जहन में आई कि इस उत्तर प्रदेश में 3,500 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर हो चुके हैं, लेकिन जो पुलिस अतीक के आसपास लगी थी उसके हाथ होल्स्टर पे क्यों नहीं गए। कम से कम पैर पे ही गोली मार देते हैं, लेकिन वो मारते रहे और किसी तमंचे से गोली नहीं मार रहे। हाँ। तमंचा मतलब कट्टा।